हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज़ का सेकंड वीडियो, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। बट बिफोर दैट कुछ बताना है कि अपने फर्स्ट वीडियो में क्या 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 कवर हुआ हमारा। फर्स्ट वीडियो एकदम बेसिक्स था, इंट्रो था, जहाँ में अपने देखा कि रिस्क कैसे निकालते हैं, रिटर्न कैसे निकालते हैं। क्योंकि कोई भी क्लाइंट अगर हमारे पास आएगा, बोलेगा इस कंपनी में इन्वेस्ट, ये इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, चाहे इन्फोसिस हो चाहे विप्रो हो, तो हमसे पूछेगा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, कहाँ पे रिटर्न कितना रहेगा, कहाँ पे रिस्क कितना है, और उसके हिसाब से वो अपना पोर्टफोलियो कंसिडर करेगा। तो रिस्क में हमने देखा, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न या ये एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न इन दोनों में सेम है, दोनों हर साल इन दोनों का जो अपने जो ट्रेंड निकालते हैं 5 साल का देखे थे कि अगर 10-10% हर साल का सेम आ रहा है तो एक्सपेक्टेड भी सेम आएगा। तो अगर ये दोनों सेम है तो कोई भी रिस्क नहीं होता, रिस्क इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर दोनों में डिफरेंस है, भले वो डिफरेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिस्क क्रिएट होगा। तो व्हेन देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, risk arises, and when there is no difference between actual return एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन। हम सीखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न का सबसे पहले, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिस्क, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं। अब ये देखिए इसमें अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालना है। सी, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो एक एग्जांपल अपने देखते हैं, उसके बाद एक सम भी करेंगे जो अपने आईसीआई का बुक्स का है। ठीक है ना। तो देखिए, इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग बाइंग शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। इसका करंट मार्केट प्राइस है 1400 और एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू पे 70। तो कैलकुलेट करना है अपने को एक्सपेक्टेड रिटर्न इफ इन्वेस्टर वांट्स टू सेल द शेयर्स आफ्टर 1 ईयर वेयर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इज 1610 यानी 1610। मतलब अभी 1400 है, और जब वो 1 साल बाद उसको बेचेगा तो 1610 हो जाएगा। यानी कि आप देखिए 1400 माइनस 1610, यानी 210 रुपये का डिफरेंस यहीं पर है। 210 का हम लोग को बेनिफिट होगा। बट देखिए इसमें एक और भी चीज़ है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू पे, ये भी इसको डिविडेंड भी मिलेगा। मतलब 1 साल अगर वो होल्ड करेगा तो उसको डिविडेंड भी 70 रुपये मिलेगा, तो ये भी एडवांटेज है। तो 70 प्लस हमारा जो वहाँ पे 210 आया, ये दोनों मिला के बनता है 280। तो 280 का बेनिफिट होगा कितना पे, जब कितना लगा के 1400 लगा के, तो 280/400, आंसर है 20%। तो उसका क्या फॉर्मूला बना, इसका फॉर्मूला बना P1, ये वाला, ये फॉर्मूला इसका बन गया, क्या बन गया, P1 माइनस P0। P1 मतलब जो भी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, 1 साल बाद, P1 मतलब मैंने 1 साल दे दिया, 2 साल तक P2 लिख देता। तो P1 एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस आफ्टर 1 ईयर है, जो भी उसका प्राइस है, माइनस P0 जो करंट मार्केट में जिससे हम लोग खरीद रहे हैं, प्लस डिविडेंड। अगर सम्स में डिविडेंड दिया है तो प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाई पीओ, जो हम लोग का करेंट जिस प्राइस पे खरीदा था पीओ। तो ये फॉर्मूला से हम लोग का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। अभी जब अपने सम करने जाएंगे, अभी आईसीआई का नीचे वाला सम्स आप देख रहे हैं, ये वाला सम्स है ना। ये सम्स में अपने को डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल जो भी है अपने P1 माइनस P0 कर बाई P0 करके निकाल लेंगे, डिविडेंड रहता है डिविडेंड ऐड कर देते हैं। ठीक है, आइए सम्स देखते हैं सीधा विदाउट एनी डिले। स्टॉक कॉस्टिंग ₹120 पेज नो डिविडेंड, देखिए नो डिविडेंड का सम है, तो सिंपल अपना P1 माइनस P0 अपॉन P0 करके हो जाएगा। द पॉसिबल प्राइसेस एट स्टॉक माइट सेल फॉर एट द एंड ऑफ द ईयर विथ रिस्पेक्टेड प्रोबेबिलिटीज। मतलब ये अपना वैसा वाला सम हो गया, अपना प्रोबेबिलिटी वाला, जिसमें अपने पी एक्स करते हैं, अपना 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनता था, वो वाला सम्स हो गया। क्योंकि इसमें अपने को हिस्टोरिकल ट्रेंड नहीं दिया है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चलना है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी है, ये सब पॉसिबल है कि अपने को दे दिया है कि भाई चलो ये 6 ऐसा है, 1 2 ये 3 ये 4 6 पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है, और इन सबका प्रोबेबिलिटीज़ भी है, जो फिजिकल ऑब्वियस बात है, सारा मिला के 100 ही होगा प्रोबेबिलिटी का सम्स। ठीक है, तो आइए क्या निकालना है अपने को, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है और एसडी निकालना है, एसडी ऑफ रिटर्न्स। और ये सब ऊपर में क्या कह दिया है, पॉसिबल प्राइस ऑफ शेयर्स। ध्यान रखिएगा ये शेयर्स का प्राइस है, अपने को रिटर्न निकालेंगे पहले। इस रिटर्न निकालते जब नॉर्मल निकालेंगे, अगर इस सम जैसे अभी हम लोग एक सम्स ऊपर में एग्जाम्पल लिया वैसे, तो कैसे निकालेंगे, थी हर बार हमारा कैसे निकलेगा, 120 हमारा कॉस्टिंग था। देखिए अपना कॉस्टिंग था 120, और 115 हुआ, फिर 120, ये 125, 130, और उसके बाद 35 40, मतलब 120 था, तो 115 हो जाएगा, मतलब 5 रुपया का घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा अपना, 115 माइनस 120 अपॉन 120, यानी -5 वाला अपना फंडा घट गया। 120 जीरो, फिर 120 25 ऐसे करके अपने निकालेंगे। तो अपना कैसे निकलेगा, मैं एक बार बगल में दिखाता हूँ, ऐसे अपने बनेगा। अगर अपने इस बारह का निकालेंगे ना एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो ऐसे निकलेगा, 115 माइनस 120, डिविडेंड तो है नहीं, 120 इंटू 100 ऐसे। इसका निकालेंगे तो ऐसे बनेगा, 120 माइनस 120 अपन 20 इंटू 100 विच इज़ ज़ीरो, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं आया इधर। 125 माइनस 120 बाई 120 इंटू 100, ऐसे करके अपना सारा निकालेंगे। ठीक है,
और फिर प्रोबेबिलिटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, एसडी निकालना है, कैसे निकालना है देखिए, देखते हैं। मैंने निकाला है, अब देखिए एक बार इसको। सबसे पहले सेम 120 माइनस 215, 120 माइनस में आ गया, फिर ये अपना आया, फिर ये आया, फिर अपने 6 मंथ्स का पूरा निकाल लिया यहाँ का, 6 पॉसिबिलिटीज़ का। फिर प्रोबेबिलिटी पी अपने निकालते थे, पी एक्स अपना वो निकलता था 0.417, 0.834, ऐसे करके पी एक्स अपने निकालते थे ना। और हमारा जो ये पी एक्स आता था, ये जो अपना आता था, ये अपना हो जाता था, एक सेकेंड, ये अपना हो जाता था एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है ना। इसके बाद अपने क्या करते थे, इसके बाद अपने निकालते थे एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, विच इज़ नथिंग, ये हमारा एक्स बार होता था। और फिर अपने एक्स माइनस एक्स बार ऐसे ऐसे करके निकाल लेते थे अलग अलग फिगर। अपने यहाँ पे ये बेसिकली अपना एक्स बार ही निकला है ये बेसिकली, क्योंकि यही तो अपना रिटर्न निकला ना, अपने पिछले क्लास में देखे थे वो वाला बात। तो ऐसे ऐसे करके अपने हर बार 6 बार का निकाल लेंगे। फिर अपने इसको एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा नेगेटिव वाला हट जाएगा। और फिर इसमें एक और कॉलम एक्स्ट्रा ऐड होता था, क्योंकि पी का था। ये जो अपना आएगा ना, ये जो फाइनल आता है, ये वाला आंसर नहीं होगा, इसको अपने एवरेज नहीं करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 6 नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम है, इसमें अपने को एवरेज नहीं करना है, इसमें अपने को मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी से। तो अपना एक कॉलम बन जाएगा पी एक्स माइनस एक्स बार, ऐसे करके और स्क्वायर ऐसे बन के। और ये जो अपना सम्स आएगा, ये हमारा जो आया, यही अपना फाइनल होगा। फिर इसमें एवरेज नहीं निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा वेरियंस, मतलब हमारा वेरियंस बेसिकली, ठीक है। ऐसे करते थे। अब देखिए ये वाला आप लोगों को पता है कैसे करना है, आप कर भी लेंगे। बट इसका एक अल्टरनेटिव भी है, क्योंकि यहाँ पे अपने को शेयर्स दिया हुआ है ना, तो एक अपने अल्टरनेटिव तरीका भी है, उससे भी अपने इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होता है। तो आइए अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, अपने पॉसिबल प्राइजेस को एक्स मान लेंगे, जो हमारा प्राइस दिया हुआ है, जो जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। पहले क्या कहते हैं, रिटर्न निकालिए, जैसे मैंने वो बताया एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, अभी प्राइस को ही एक्स मान लेते हैं। ये हमारा जो ये है ना 115 होगा, 100, ये अलग अलग प्राइजेस दिया हुआ है, इन सबको मान लेंगे बेसिकली, ये सबको 115, 120, 125, 130, 135। और इसका प्रोबेबिलिटी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अभी ये पॉसिबल प्राइजेस एक्स मान लीजिए, जैसे उसमें रिटर्न को माने एक्स, ये वाला हमारा रिटर्न एक्स आया था, अभी इसको मान लेंगे प्राइजेस को, पॉसिबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे पी एक्स, तो हमारे यहाँ निकल जाएगा एक्सपेक्टेड प्राइस। एक्सपेक्टेड प्राइस यहाँ पे क्या निकल रहा था, जब रिटर्न से कर रहे थे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्योंकि रिटर्न था, नीचे में भी प्राइस है तो एक्सपेक्टेड प्राइस। अब सी एक्सपेक्टेड प्राइस कितना आ रहा है, एक्सपेक्टेड प्राइस बोल दीजिए या एवरेज प्राइस बोल दीजिए एक्स बार, 128.5। और था कितना अपना ओपनिंग का ऊपर का उस सम्स में 120, यानी 120 था और 128.5 आया, तो अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिए सिंपल तरीका से। देखिए 7.083, और यहाँ पे भी हमारा वही आ रहा था 7 पॉइंट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आएगा, हल्का फुल्का चलता है, 7.087 करके सेम ही आ रहा है दोनों तरफ से एक्सपेक्टेड रिटर्न। और फिर एक्स माइनस एक्स बार, फिर सेम तरीका से मूव करेंगे, ये वाला से अपने करेंगे, ये हमारा ये हो गया एक्स बार का फिगर हो गया, एक्स हमारा था ये क्या बोलते 115, एक सेकेंड ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न ही रहेगा, ये अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ठीक है। बट अपना एक्स बार जो हम अभी इस टेबल में ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे ये एक्स बार ही रहेगा, क्योंकि ये हम लोग पॉसिबल प्राइसेस के थ्रू निकाले, वैल्यू के थ्रू, तो ये अपना एक्स बार ही है। अभी जब हम लोग एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे, तो ये फिगर से ही करेंगे कि 115 था, 128.5, तो कितना का डिफरेंस है, क्या आ सकता है, माइनस में आ सकता है, 120 है, 128 एक्सपेक्टेड है, हो सकता है 120 तो माइनस में जाएगा, 125 का था, 120 पॉइंट का था, 125 तो वही भी माइनस, ऐसे एक्स माइनस एक्स बार आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर जैसे करते हैं, नेगेटिव को हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, फिर अपने रूट फिर स्क्वायर को करते हैं, और फिर ये जो अपना फिगर आया स्क्वायर, अपने इसको मान लेते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी का सम नहीं होता, ये अगर होता तो अपने क्या करते थे, सम आता, सम को डिवाइड बाई करके एवरेज निकाल लेते थे, जो भी नंबर ऑफ ईयर्स करके। बट ये अपना प्रोबेबिलिटी का सम है, तो इसमें अपना पी एक्स कर देते हैं, पी करके जो भी वैल्यू है प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, और अपना वैल्यू आया 50.25, ये रहा। बट सी ये 50.25 अपना वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटीज़, ये परसेंटेज टर्म्स में नहीं है, क्योंकि अपने वैल्यू में कर रहे हैं, ये वैल्यू टर्म्स में आया है। तो वैल्यू टर्म्स में आया, तो सब अपने सबसे पहले इसका रिटर्न में वो भी निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कर लेते हैं। तो अगर रूट कर देंगे तो 7.089, ठीक है। अब सी स्टैंडर्ड डिवीजन अपना कितना आ गया 7.089, और वेरिएशन सिक्योरिटी कितना है 50.25, यानी हमारा वैल्यू टर्म्स में ये वेरिएंस आ गया और एच डी आ गया है। अब इसको अपने को परसेंटेज टर्म्स में निकालना है, क्योंकि हम लोग को हमेशा परसेंटेज टर्म में आंसर आता है, एग्जाम में भी अपने को उसी फॉर्म में निकालना है। ये वाला परसेंटेज में कैसे निकाले, 120 था, अपना रिस्क कितना है 7.089, तो वही 7.089 अपॉन 120 इंटू 100, 5.91 का अपना एच डी आ गया। इस सम से करेंगे तो भी सेम आएगा आंसर, और इस वे में करेंगे, इस अल्टरनेटिव मेथड से करेंगे तो भी। आईसीए के बुक में दोनों दिया है, आप दोनों कर सकते हैं, पर वही है, आप ये प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा
वो राउंड ऑफ का चक्कर नहीं आएगा, इसमें बहुत सारा परसेंटेज में निकलेगा। फिर आपको एक ये बहुत चक्कर पड़ेगा आपका, आपको ये अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, ये सब करके ऐसे 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 करके। इससे अच्छा है पॉसिबल प्राइस तो एक्स मान लीजिए और सिंपल एक्स की तरह इसको कर दीजिए। ये एक्स है, ये वाला पी एक्स अपना एक्स माइनस एक्स बार का, ये अपना एक्स बार निकल जाएगा ये। इससे इसको ड्रॉ करना है, इससे इसको, फिर अब एक्स रिटर्न निकालने का फॉर्मूला ये वाला हो जाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी 7.083 आया था, तो अपने 7.083 को इससे कंपेयर करेंगे, ये वाला कंफ्यूज नहीं करना है अपने को। अपने यही एक्स बार ट्रीट करना है, ये वाला फिगर। ठीक है, तो अपना ऐसे निकल जाएगा। या ऐसे का सम सा तो मैंने सोचा एक बार सॉल्व करवा दूँ आप लोग को। ठीक है, हो गया। तो आते हैं आज का एक अपना छोटा सा टॉपिक है, इसको ख़त्म कर देते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्क। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक रिस्क, और एक और दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। आप प्लीज़ 2 मिनट सुन लीजिए, आप लोग को कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, बुक्स में आपके सब दिया हुआ है। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? वो रिस्क जो मार्केट स्पेसिफिक है, ये थोड़ी सी मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होती हैं। मतलब ये पूरे इम्पैक्ट पूरे मार्केट को करती है। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट, चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज आ गया, कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड था, अब जो फ्यूचर में गवर्नमेंट बॉन्ड निकाल रही है या न्यू बॉन्ड निकाल रही है, उसकी प्राइस, उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा शेयर्स है या जो इम्पैक्ट क्या होगा हमारे शेयर्स में, जो भी इक्विटी शेयर्स है वो कम अट्रैक्टिव हो जाएगा। लोगों को पसंद आएगा यार कि एक बॉन्ड 7% का रेट दे रहा था, अब वो 10% का दे रहा है, तो लोग क्यों इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली वो रिस्की होता है, क्यों उसमें इन्वेस्ट करेंगे? इससे अच्छा रिस्क फ्री इंटरेस्ट डिबेंचर्स का ले लेंगे, बॉन्ड्स ले लेंगे गवर्नमेंट का, जो रिस्क फ्री बॉन्ड्स होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट जब भी चेंजेस आता है, और एक इंटरेस्ट रेट से और इम्पैक्ट होता है, जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं उसकी दाम घट जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि सेम रेट पे इंटरेस्ट को मैनेज करने के लिए उसकी दाम ऑब्वियस हमारी घट जाती है। तो इंटरेस्ट रेट ये एक स्पेसिफिक कंपनी को इम्पैक्ट नहीं करता है, पूरे के पूरे मार्केट में इम्पैक्ट करता है इंटरेस्ट रेट पे। या इन्फ्लेशन आ गया मान लीजिए, ये भी एक रीज़न है। अब महंगाई बढ़ गई तो ये एक कंपनी को थोड़ी इम्पैक्ट करेगा, पूरे के पूरे पूरे जितनी भी कंपनीज एक पूरी कंट्री में हो सबको इम्पैक्ट करेगा। सबको प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल था सबके दाम बढ़ जाएंगे, और दाम बढ़ेंगे अगर, तो वो लोग का सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। सेल्स, क्योंकि ऑब्वियस पता है खर्चा बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो अगर कोई कम, जितने भी कस्टमर है वो कम खरीदेंगे माल, क्योंकि उनका दाम बढ़ गया है। माल कम खरीदेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। और अगर इनकेस कंपनी बोलती नहीं हम सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, तो कंपनी का ऑटोमेटिक प्रॉफिट वैसे भी कम है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ चुका है। तो इन्फ्लेशन की वजह से भी प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होने से शेयर्स प्राइस कंपनी के गिर जाते हैं। तो इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट में पड़ता है इसका, इन्फ्लेशन रेट का, इंटरेस्ट का, इन्फ्लेशन रिस्क जो बढ़ते जा रहा है, या कोई गवर्नमेंट का कुछ इमरजेंसी लागू हो गया। तो ये जितने भी रिस्क होते हैं ना, ये आप समझ लीजिए, ये सारे के सारे मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होते हैं। मतलब पूरे के पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करता है। जैसे इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, आपके इंटरेस्ट रेट में चेंजेस हो गया, गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेशंस आ गया, ये पूरे पूरे इम्पैक्ट करता है पूरे मार्केट में। ओके, अब आते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक क्या होता है? एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है। मतलब एक एक कंपनी को मार्केट में मतलब फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस को इम्पैक्ट किया तो ज़रूरी नहीं है कि इन्फोसिस को भी वो रिस्क इम्पैक्ट, मतलब उसको नहीं भी कर सकता है, रिलायंस को कर सकता है, इन्फोसिस में कर सकता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया कि लेबर लेबर स्ट्राइक कर दिए, रिलायंस में लेबर लोग स्ट्राइक कर दिए, पूरे काम नहीं करेंगे, तो किसका इम्पैक्ट होगा? उनका सेल्स गिरेगा, उनका प्रोडक्शन में इश्यूज आएगा, उनके शेयर प्राइस गिरेंगे, ना कि इन्फोसिस के। इन्फोसिस का सही रहेगा भाई, क्योंकि इन्फोसिस में थोड़ी हुआ लेबर स्ट्राइक। मीन्स ये जो हमारे अनसिस्टमैटिक रिस्क होते हैं ये इंटरनल फैक्टर की वजह से होते हैं। इसका जो फैक्टर है ये इंटरनल है, इंटरनल इंटरनल फैक्टर की वजह से होते हैं। ठीक है, याद रखिए इंटरनल। और सिस्टमैटिक रिस्क का एक्सटर्नल। ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग पे सिस्टमैटिक रिस्क पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है, सबको इम्पैक्ट कर रहा है, अनकंट्रोलेबल। और ये इंटरनल फैक्टर की वजह से होता है, लेबर स्ट्राइक्स हो गया, या ऐसा हो गया कि कंपनी का कुछ पुअर मैनेजमेंट डिसीजन है जिसकी वजह से कम इम्पैक्ट हो रहा है उन्हें। तो और ये हो गया हमारे, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमारे इंटरनल इश्यूज़ है, तो ये कहोगे अपने कंट्रोलेबल रिस्क। ठीक है, ओके। तो आप ये ध्यान रखिएगा, हम लोग जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में जो रिस्क पढ़ेंगे और उसको जो मिटिगेट करने का तरीका पढ़ेंगे जिससे हमारा रिस्क कम हो और रिटर्न बढ़े, वो सिर्फ और सिर्फ अनसिस्टमैटिक रिस्क हमारा कम हो सकता है। सिस्टमैटिक रिस्क कभी कम नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे मार्केट में इम्पैक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कर रहा है, और उसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना? तो उस पे हम लोग नहीं, हमें हमेशा से अनसिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल करना है, बिकॉज इट कैन बी अवॉइडेबल। इसको अवॉइडेबल भी बोल सकते हैं आप, अवॉइडेबल विच कैन बी अवॉइड।
और इसको यही बोल सकते हैं अनअवॉइडेबल, सिंपल। ठीक है ना। तो आपके बुक्स में भी ये वाला दिया हुआ है, आप भी देखेंगे, ये एक सेकंड देखिए। सिस्टमैटिक रिस्क क्या हो गया? सिस्टमैटिक रिस्क अपना, ये देखिए, इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क आ गया, परचेजिंग पावर रिस्क। और बस बात अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो मनी की वैल्यू है वो घट जाएगी। एक सामान जो 10 रुपये का मिलता था वो 15 रुपये का मिलेगा। तो अब ऐसे बात है कि इसमें इम्पैक्ट आएगा। अनसिस्टमैटिक रिस्क में दो रिस्क आते हैं मेनली, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। सी बिजनेस रिस्क हमें पड़ता है, बिजनेस रिस्क मतलब जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को घटा देते हैं। अपने ऑपरेटिंग जो अपने इससे पहले आप मेरा वीडियो देखें चैनल पे, उसमें लिखा हुआ है ऑपरेटिंग लीवरेज वगैरह अपने निकालते थे, वो ऑपरेटिंग रिस्क की वजह से होता था। और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मतलब कंपनी में ज़्यादा डेट की मात्रा होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट की मात्रा ज़्यादा है। तो जैसे अगर डेट इक्विटी मात्रा होगा, ऑब्वियस बात है फाइनेंशियल रिस्क आएगा कंपनी में। कंपनी फाइनेंशियल, इसे क्या बोलते हैं, ये भी हो सकता है कंपनी को फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो। ये अपने पढ़े थे, फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, ये सारा हमारा पढ़ा गया है। फाइनेंशियल रिस्क कंपनी स्पेसिफिक है ना। अगर एक कंपनी डेट ले रही है, अगर मैंने आज रिलायंस में इन्वेस्ट किया है और रिलायंस बहुत ज़्यादा डेट उठा रहा है, और मेरा एक और कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया विप्रो, विप्रो में डेट इक्विटी स्ट्रक्चर सही है, तो विप्रो स्टेबल कंपनी हुई, रिलायंस नहीं है। तो रिलायंस में मुझे ज़्यादा रिस्की मेरा इन्वेस्टमेंट होगा ना कि विप्रो में। तो ये सारे रिस्क हमारे सिस्टमेटिक रिस्क में कवर होते हैं, विच हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब से समझ सकते हैं, वर्ड ही वर्ड से भी, विच इज़ नॉट सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक ही नहीं है, तो विच कैन बी अवॉइड। ये सब अपने पढ़ेंगे। और डाइवर्जन ऑफ रिस्क में भी लिखा है कि मतलब इसमें लिखा है कि हम लोग को रिस्क कैसे डाइवर्स करते हैं और मतलब कैसे काटते हैं। और इसमें भी लिखा है साफ कि अनसिस्टमैटिक रिस्क में ही होता है, ना कि सिस्टमैटिक रिस्क। तो ठीक है, तो हमने दो रिस्क पढ़ा कि सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क मार्केट का रिस्क होता है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है, विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। अनसिस्टमैटिक रिस्क इंटरनल फैक्टर की वजह से होता है, विच एक लेवल तक उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा भी हटा सकते हैं, बट इसको डेफिनेटली इट्स कंट्रोलेबल। और एक्सपेक्टेड रिटर्न का मैंने देखा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं। अगर डिविडेंड दिया हुआ है तो हमारा फॉर्म, ये हम लोग का बेसिकली ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हम लोग का। डिविडेंड नहीं दिया तो जीरो, दे दिया है, नहीं दिया और दिया है तो जो भी प्राइस होने वाला है उसको माइनस कर देंगे अभी का प्राइस से अपॉन करंट मार्केट प्राइस, तो हमारा ये निकल जाएगा। ओके, तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, ये ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे रिस्क काटते हैं, कोवेरिएंस क्या होता है, जब हम लोग दो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं कैसे हमारा रिस्क कटता है आपस में, और कितना तक कट सकता है रिस्क, क्या पूरा कट सकता है कि नहीं, कुछ बच जाता है पोर्शन, और कैसे, क्योंकि ऑब्वियस पता है हम लोग का चैप्टर का मोटिव ही यही है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, कि हम डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क काटें। ओके, थैंक यू। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।